हेलो फ्रेंड्स, 2i10 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया लेक्चर। पॉलिटी हमने खत्म कर ली है और पॉलिटी के सारे बेसिक्स हमने आपको बता दिए हैं और अब टॉपिक वाइज पॉलिटी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चल रहे हैं अपनी हिस्ट्री की ओर। हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको अभी बता रहे हैं। देखो, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो हमारे जनरल कंपटीशन है उसमें बहुत सारी डीप में नहीं आती है ना, बहुत लाइटली इतिहास पूछी जाती है ऊपर से। तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जनरली कंपटीशन में ये देखा गया है कि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन इन दोनों की तुलना में ज्यादा पूछे जाते हैं। इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जनरली एग्जाम में इन दोनों से ज्यादा आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास में हम ये देखेंगे कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन कौन से विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, कौन कौन सी संस्थाएं खोली गई और जो हमारा 1857 का विद्रोह था वो क्या था। और जनरली ऐसे ही 1900 से हम लोग 1947 तक का पूरा डे बाय डे इतिहास आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह, ये 1857 का विद्रोह क्या था, क्यों हुआ, कौन कौन इससे संबंधित था, इसके कारण क्या थे, इसके असफल होने के क्या कारण थे, ये बहुत सारी चीजें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो जनरली आपके वनडे एग्जाम में वन लाइनर के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जनरली बच्चों को ये पता होगा कि 1857 के विद्रोह का संबंध मंगल पांडे से है, मेरठ छावनी से है और इन्होंने HRB के कारतूस का विरोध किया था। बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा अगर फैक्ट में जाओगे, थोड़ा आप इसके और थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे इस 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, कौन कौन लोग कहां कहां नेतृत्व कर रहे थे और इसके असफल होने का क्या कारण रहा। ठीक है, तो इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, 1857 के विद्रोह मतलब 1857 में भारत की स्थिति क्या थी, भारत में क्या चल रहा था और इन फ्यूचर वो लोग जो हमारे स्वतंत्रकारी थे वो क्या सोच रहे थे। देखो, इससे तुरंत पहले हमारे विवेकानंद और आत्माराम पांडुरंग ने, इन सभी लोगों ने एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया था। एक धार्मिक आंदोलन से मतलब है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने एक धार्मिक रीति अपनाई थी। ठीक है, तो जो धार्मिक व्यक्ति थे वो धार्मिक तौर पर भारत को स्वतंत्र करा रहे थे, बट जो नए लड़के थे, नया जोश था, नया खून था, वो आक्रामक तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट यही हुआ कि जो भाई दोनों लोगों का मोटो एक था कि भारत को स्वतंत्र कराना है, लेकिन दोनों लोगों के रास्ते अलग थे। ठीक है, तो 1857 में क्या हुआ, मंगल पांडे नाम का एक स्वतंत्र सेनानी था। ठीक है, भारत की तरफ से, जो हमारे आज भी उनको अमर भूमि में उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो मंगल पांडे ने क्या, 34वीं बटालियन, 34वीं इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, जो सैनिक होते हैं। 34वीं इन्फेंट्री के ये जवान थे मंगल पांडे, 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे और इन्होंने 10 मार्च 1857 को इन्होंने घोषणा कर दी, क्रांति की घोषणा की। लेकिन 29 मार्च 1857 को इन्होंने शुरुआत कर दी। देखो, 1857 के विद्रोह में आपको एक नाम याद होगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे एक हमारी 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे जो कि मेरठ में थी। 34वीं इन्फेंट्री मेरठ के एक जवान थे। इन्होंने 10 मार्च 1857 को मतलब आंदोलन की घोषणा कर दी, लेकिन 29 मार्च 1857 को शुरुआत कर पाए। अब देखो, 10 और 19 दिन का बीच में अंतर हो गया इनके। घोषणा इन्होंने पहले ही कर दी और शुरुआत 19 दिन बाद की। यही दिक्कत हो जाती है
जो हमारे नए यूथ होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, किसी काम को करने से पहले इतने उत्सुक हो जाते हैं कि उसके रिजल्ट का और सामने वाला तुम्हारा शत्रु कैसा है उसको भांप नहीं पाते हैं। तो भाई देखो, आप ही देख लो, 10 मार्च 1857 को इन्होंने घोषणा कर दी, 29 मार्च 1857 को इन्होंने शुरुआत की। तो ये जो बीच के 19 दिन थे, तो बीच के 19 दिन में अंग्रेजों तक बात पहुंच गई। जब अंग्रेजों तक बात पहुंच गई तो अंग्रेजों ने ही क्या किया, अपनी पूरी तैयारी कर ली। जब अंग्रेजों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली तो भाई गोला बारूद और सेना के मामले में हम लोग पीछे थे अंग्रेजों से, लेकिन हम लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन सेना करने लायक जनसंख्या, मतलब आक्रमण करने लायक जनसंख्या नहीं थी। तो 19 दिन के ये अंतर में अंग्रेजों ने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली। और दूसरी बात, एक जो भारत का एक जो शिक्षित वर्ग था, जब भारत का आप ये मान लो व्यापारी वर्ग था, उन्होंने इससे तटस्थता बनाए रखी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का कि असफल होने का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें जो व्यापारी वर्ग था, जिसको हम लोग शिक्षित वर्ग बोल सकते हैं, व्यापारी वर्ग या शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग या शिक्षित वर्ग, जो वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई। उन्होंने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई। ठीक है, सक्रियता ना दिखाने का कारण यही था कि ये जो यूथ लड़के थे, उनसे ये उनके टर्म्स नहीं मिलते थे, या उनसे इन्होंने बैठ के डिस्कशन नहीं किया, या बहुत सारे भाई इनके अलग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो इनका व्यापारिक कारण कि भाई ये व्यापारी थे और इस लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते थे। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि इन्होंने, जो मंगल पांडे थे, इन्होंने इन सबको बुलाने में अच्छा नहीं समझा, और बुलाने से पहले ही, इन लोगों से डिस्कशन करने से पहले ही इन्होंने क्रांति की घोषणा कर दी। तो इन सब लोगों को और बुरा लग गया कि भाई देखो, अपने हिसाब से कर रहे हो तो आप अपना करो जाके। और फाइनली ये हुआ क्या था कि ये विद्रोह असफल हो गया था, और भारत के बहुत सारे सैनिक, खुद इन मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इसका 1857 के विद्रोह का भाई जो लोगो है वो याद रखना, कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का जो लोगो है वो कमल और रोटी। ठीक है, रोटी क्या होता था, जो महिलाएं थी घरों की जो महिलाएं थी, वो एक घर से रोटी को दूसरे घर में भेजती थी, और जो उस समय चौकीदार होते थे, वो एक कमल के फूल को दूसरे को दे देते थे। तो यही ऐसे फॉरवर्ड करते करते कमल और रोटी इसका निशान हो गया, और जैसे ही दूसरे को मिलता था तो इसका मतलब ये होता था कि हम क्रांति में शामिल है, हम इस विद्रोह में शामिल है। जैसे मैं कमल लेके जा रहा हूं शाम को और दूसरे को दे दिया, तो जो जिस दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, तो उसका मतलब ये भी है कि वो भी इस विद्रोह से शामिल है। अगर कोई भी महिला अपने घर से रोटी बना के दूसरे घर में दे रही है, वो तीसरे, वो चौथे, तो अगर ऐसी ही रोटियां वो एक्सेप्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लोग विद्रोह में शामिल हैं। तो 1857 के विद्रोह का निशान क्या था, चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। तो भाई इतनी चीजें आप लोगों ने समझी कि 29 मार्च को जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो कैसे हुई थी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गाय के चर्बी के जो कारतूस थे, गाय के चर्बी के कारतूस लेने से मना किया और ह्यूसन की हत्या कर दी, ह्यूसन की हत्या कर दी। अच्छा, ह्यूसन कौन था? जिस 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में मंगल पांडे एक जवान थे, उसी 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में ह्यूसन एक सीओ था, अधिकारी था, है ना, इन्हीं का अधिकारी था। उन्होंने अधिकारी की ही हत्या कर दी, और जैसे ही उन्होंने अधिकारी की हत्या की तो 1857 के विद्रोह का बिगुल बज गया, और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब इस विद्रोह में आगे
क्या होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता होने से मतलब यही था कि इसका डिस्कशन नहीं किया गया था। 10 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने घोषणा कर दी थी। मंगल पांडे ने अपने यूथ के जो अपने साथी थे उनसे ही बैठ के ऐसे डिसीजन किया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। जबकि अंग्रेज जो थे उनको तनिक भी भनक नहीं थी कि भारतीय ऐसा कर भी सकते हैं। शायद अगर ये डिस्कस करके या सबको बता करके या सबसे राय लेकर ये किया जाता तो आज परिणाम कुछ दूसरा ही होता। 1947 के जगह आज हम लोग 1900 में ही जश्न मना रहे होते। ठीक है, लेकिन जब ये विद्रोह की शुरुआत हो गई तो अलग अलग जगह पे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी। जो अलग अलग हमारे जो अंग्रेजों के एंटी थे, जो अंग्रेजों से परेशान थे, उन्होंने इस विद्रोह में सक्रियता दिखानी शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने सक्रियता दिखाई तो यह विद्रोह पूरे मध्य और उत्तर भारत में फैलता चला गया। पूरा विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में फैलता चला गया। दक्षिण भारत में यह विद्रोह नहीं गया था। यह भी एक कारण था कि दक्षिण भारत तक यह विद्रोह नहीं पहुंच पाया और पूरे भारत में ये नहीं फैला, इसलिए ये इसके असफल होने का ये भी हम लोग एक कारण देते हैं। तो जब ये हर जगह जगह पे फैला तो एक हर जगह पे भारत का एक सेनानी उत्पन्न हो गया। जैसे क्या हुआ, कानपुर में कौन थे हमारे नाना साहब, झांसी में कौन थी हमारी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में कौन था हमारी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने बच्चे को लेकर युद्ध किया था। यही हाल इनका रानी लक्ष्मीबाई का भी था। अब यहां से देखो क्वेश्चन आता है, ये अब नहीं पूछ जाते, अब पूछा जाएगा आपका जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो भाई ये याद रखना, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर से हमारे बाबू कुंवर सिंह और बाबू अमर सिंह। दिल्ली से कौन था? दिल्ली से कौन था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर वही मुगल है, वही आखिरी मुगल शासक है ना। ये भी अंग्रेजों से परेशान था तो इसने भी भारतीयों का साथ देना शुरू कर दिया। अगर हम पूछे बरेली से कौन था भाई, बरेली, तो आपका आंसर होगा खान बहादुर। बरेली से कौन था? खान बहादुर। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से भाई लियाकत अली। लियाकत अली। तो ये सारे हमारे, और कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की समाधि कहां बनी है? तो ग्वालियर में। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जगदीशपुर, दिल्ली, बरेली और इलाहाबाद, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं होते हैं, वो नॉर्मली क्वेश्चन याद हो जाते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बरेली में खान बहादुर, इलाहाबाद में लियाकत अली और जगदीशपुर में कुंवर और अमर सिंह। इन सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जगह जगह पर अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों से लोहा लेने के बाद कुछ तो शहीद हो गए, लेकिन कुछ ने कहीं जाकर शरण ले ली, कुछ ने कहीं जाकर शरण ले ली, और इस तरह से अंग्रेज इस क्रांति को दमन करने में सफल हो गए। इसके और भी कारण थे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। 29 मार्च 1857 से जब शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से, 29 मार्च 1857 से जब शुरुआत हुई थी, कहां से? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। तो 10 मई, ये सारे फैक्ट लिखते रहे ना भाई, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को दिल्ली पर आक्रमण किया गया। दिल्ली में अंग्रेजों की हत्या की गई। अंग्रेजों की हत्या की गई और बख्त खां के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों की तरफ से कौन था?
अंग्रेज सेनापति हडसन था। अंग्रेज सेनापति हडसन था। अंग्रेज सेनापति कौन था? हडसन था। अंग्रेज सेनापति हडसन था और दिल्ली का जो सुल्तान था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था और दिल्ली का जो सेनापति था बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में जो लड़ाई कर रहा था सेनापति था वो हमारा बख्त खां था। बख्त खां, याद रखना, इसी में ही बहादुर शाह ने, ये भी फैक्ट पूछा जाता है, बहादुर शाह ने बख्त खां को, बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आजम, बख्त खां को साहब ए आजम बहादुर, साहब ए आजम बहादुर की उपाधि दी। ठीक है, देखो दिल्ली में विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को दिल्ली में जब अंग्रेजों की हत्या कर दी गई तब बख्त खां के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर ने, याद रखना सेनापति कौन था? बख्त खां। राजा सुल्तान कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? सेनापति हडसन, सेनापति हडसन। उसी वक्त बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अपने सेनापति बख्त खां को साहब ए आजम या बहादुर, साहब ए आजम बहादुर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। इसी के बाद यहां एक क्वेश्चन आता है कि तात्या टोपे जो थे कानपुर में, तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखना भाई, तात्या टोपे जो थे इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। बहादुर शाह जफर ने किसको उपाधि दी थी? बख्त खां को। दिल्ली में किसने अटैक किया था? तो हडसन ने। याद रखना, हडसन और जब बहादुर शाह जफर और बख्त खां का युद्ध हो रहा था तो उस समय हडसन ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को हरा दिया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को हडसन ने, अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां भेज दिया था? जफर को अंग्रेजों ने हराकर रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया और 1858 में बहादुर शाह जफर को फांसी दे दी। बहादुर शाह जफर को फांसी दे दी। इसी तरह से 1858 में मुगलों का अंत हो गया। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपके यहां से बन रहे हैं कि 29 मार्च 1857 को जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? हमारी बैरकपुर छावनी से। ठीक है, 10 मार्च 1857 को शुरुआत किसने की थी? औपचारिक घोषणा की थी मंगल पांडे ने, लेकिन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने क्या किया था? अपने ही अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन की इन्होंने हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 को दिल्ली में अंग्रेजों की हत्या की गई। जगह जगह पर शुरुआत होगी। 10 मई 1857 को दिल्ली में अंग्रेजों की हत्या की गई और बख्त खां के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अंग्रेजों का सामना किया। अंग्रेजों का सेनापति उस समय हडसन था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे भाई, एक एक क्वेश्चन नोट करते नहीं ना, वन लाइनर के रूप में। अगर इतना हमने आपको समझाने के लिए भाई इतना लिखा है, लेकिन आप नोट भी कर सकते हो कि दिल्ली में अंग्रेजों का सेनापति हडसन और दिल्ली में भारत का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। उसका सेनापति कौन था? बख्त खां। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने बख्त खां को शाह ए आलम या बहादुर की उपाधि दी थी। जब इन दोनों का युद्ध हुआ तो जीता कौन था? अंग्रेज। हडसन जीता था और हडसन ने जीतने के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां भेज दिया था? रंगून। और उसके बाद 1858 को रंगून से बुलाकर इन्होंने वहीं इन्होंने उसको फांसी दे दी थी और इस तरह से भारत से आखिरी मुगल का समापन हो गया था। तो यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी मुगल कब खत्म हुए भारत से? तो मुगल भारत से खत्म हुए थे 1858 में।
ठीक है, लेकिन मुगल भारत में आए कब थे? क्या आपको ये पता? अगर पता हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि मुगल भारत में कब आए थे और पहला मुगल कौन था और उसने भारत पर अटैक कब किया था, पहला अटैक कब किया था और दिल्ली पर कब बैठा था। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो दिल्ली का हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कानपुर और लखनऊ। हाँ, कानपुर और लखनऊ। तो कानपुर में क्या हुआ और लखनऊ में क्या हुआ? कानपुर और लखनऊ, हम लोग थोड़ा इधर से लिखते हैं। ये हो रहा है अपना कानपुर, कानपुर और लखनऊ। हुआ क्या था? कानपुर में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 4 जून 1857, ठीक है। कानपुर में हुई थी 5 जून को, लखनऊ में हुई थी 4 जून को, 4 जून 1857, ठीक है। यहां पे भारत का मतलब भारत की तरफ से अपनी तरफ से नेतृत्व किया था कानपुर से नाना साहब ने, और लखनऊ की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। अंग्रेजों की तरफ से इसमें था कैंपबेल, लखनऊ में कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। और लखनऊ कानपुर में सिर्फ कैंपबेल था, कैंपबेल। मतलब जो ये कैंपबेल था ये लखनऊ और कानपुर दोनों रियासत को देख रहा था, और हेनरी लॉरेंस, जब कैंपबेल लखनऊ से कानपुर आया था तो हेनरी लॉरेंस लखनऊ का नेतृत्व कर रहा था, लखनऊ का नेतृत्व कर रहा था। लखनऊ में आप अभी भी जाओगे तो बेगम हजरत महल पार्क है, और बेगम हजरत महल पार्क में ही बहुत सारी ऐतिहासिक तथ्यों को चित्रित किया गया है, ठीक है। बहुत सारे रूमी गेट है, रूमी गेट भी लखनऊ में है। तो इसमें आप लखनऊ जाओगे तो देखोगे ये सारी जो विद्रोह की कहानियां हैं वो सारी दीवालों से बयां करती हैं, दीवालों से बयां होती हैं, अभी भी लिखा वहां पे चित्रित किया गया उसी तरह से। तो हुआ क्या था, कानपुर में नाना साहब ने कैंपबेल से सामना किया, तो इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1857 को इन्होंने समर्पण कर दिया। दिसंबर 1857 पे इन्होंने समर्पण कर दिया। लेकिन लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चने चबवा दिए, और इन्होंने भाई मार्च 1858 तक इन्होंने लड़ाई की अंग्रेजों से, समर्पण नहीं किया था, और शहीद हो गई, अब ये लखनऊ और कानपुर। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था, वो उसमें सबसे ज्यादा किस प्रांत से सैनिक उपस्थित हुए थे? तो इसमें सबसे ज्यादा सैनिक अवध प्रांत से आए थे, अवध प्रांत से आए। ये याद कर लेना भाई, सबसे ज्यादा सैनिक कहां से आए थे? अवध प्रांत। अवध प्रांत वही था लखनऊ के क्षेत्र, पूरा लखनऊ का क्षेत्र। उस समय इसमें कानपुर भी थोड़ा बहुत आता था, इलाहाबाद, और वो सब इसी में आते थे, ठीक है, अवध प्रांत में। इसीलिए आप ये देखोगे कि लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी, इलाहाबाद, बरेली, ये देखो सब में ये पूरी तरह से फैल गई थी क्रांति। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पश्चिम की तरफ जाओगे, आगरा और उधर भाई राजस्थान या चेंज कर दोगे, तो उधर विद्रोह की भनक भी नहीं थी। यही कारण रहा था कि भारत का जो उत्तर भारत था, मतलब सेंट्रल मध्य प्रांत और उत्तर प्रांत था, इसी में बहुत तेजी से ये विद्रोह की ज्वाला निकली। अगर ये शायद पूरे भारत में होती तो अंग्रेज उसी समय भारत से भाग गए होते, ठीक है। लेकिन भारत के ही कुछ लोगों ने अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं दिया, तो आज ये हुआ कि भाई अंग्रेजों ने पूरी ताकत से इसको दबा दिया था। हाल यही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हुआ था, बट थैंक्स टू मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ठीक है। तो कानपुर लखनऊ में ये कंडीशन हुई, आपको पता चल गया। सबसे ज्यादा सैनिक कहां से आए थे? सबसे ज्यादा सैनिक आए थे हमारे अवध प्रांत से, सबसे ज्यादा सैनिक हमारे अवध प्रांत से आए थे। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग।
और रानी लक्ष्मीबाई कहां से संबंधित थी? झांसी से। याद रखना ये भी कि रानी लक्ष्मीबाई, हाँ झांसी का हम लोग पढ़ लेते हैं, झांसी से एक दो फैक्ट आते हैं। झांसी से किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मनु। लक्ष्मीबाई का नाम था मनु, है ना। तो लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी में। इन्होंने किसका सामना किया था? ह्यूरोज का। ह्यूरोज का। और जब लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी तब ह्यूरोज इनके पीछे पड़ा था इनको मारने के लिए। तो ये इन्होंने क्या किया, जब इनके पास अस्त्र और शस्त्र की कमी हो गई, ठीक है, अस्त्र और शस्त्र की कमी हो गई, तब इन्होंने शरण लेनी शुरू कर दी लक्ष्मीबाई ने। तब ऐसा बोला जाता है, इतिहासकार ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी किताबें ऐसा बोलती हैं कि इन्होंने ग्वालियर की तरफ रुख किया था अपना, ग्वालियर की तरफ रुख किया था। जो ग्वालियर के हमारे राजा साहब हैं, उस समय जो राजा साहब थे, ग्वालियर के जो राजा साहब थे, इन्होंने शरण देने से मना कर दिया था। जब शायद अगर ग्वालियर के राजा ने शरण दे दी होती तो लक्ष्मीबाई का रुख कुछ और ही होता। तो ग्वालियर के राजा ने इनको शरण नहीं दी थी, क्योंकि ग्वालियर के राजा और अंग्रेज आपस में भाई मित्रता थे, मित्रवत व्यवहार करते थे। जो बड़े बड़े राजा साहब होते हैं ना, वो यही करते हैं ना। तो इन्होंने, जब ग्वालियर के राजा ने इनको शरण नहीं दी, तो इन्होंने अपना घोड़ा उनके महल से भी खींच लिया और ग्वालियर की ओर और जाने लगी, आगे राजस्थान की ओर निकलने लगी वो, कि भाई अब राजस्थान चलेंगे, वहां शरण लेंगे। लेकिन क्या हुआ, घोड़ा घोड़ा ही होता है। अब उसको जब खाना पीना नहीं मिलेगा, उनको खुद नहीं मिलेगा, तो इन्होंने मारा नहीं था भाई, ह्यूरोज ने नहीं मारा था, ये खुद थक गई थी, थक के इन्होंने वहीं बैठ गई थी। ये तो अकेला, मतलब लक्ष्मीबाई को मतलब निशस्त्र थी, ये कोई शस्त्र इनके पास नहीं था, तब ह्यूरोज ने इनको मारा था। और मारने के बाद ह्यूरोज ने कमिटमेंट किया था कि भारत के जो ये 1857 का विद्रोह है, इसमें एकमात्र सैनिक लक्ष्मीबाई ही है। हीरोज ने लक्ष्मीबाई के लिए यह कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है, इसमें एकमात्र मर्द सिर्फ लक्ष्मीबाई है और कोई नहीं है, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि लक्ष्मीबाई कैसी थी और क्या इनका एटीट्यूड था, ठीक है। ये मरी नहीं थी, ये इन्होंने आमने सामने नहीं मारा था। जब ये निशस्त्र हो गई थी, बिल्कुल इनको मतलब कहीं शरण नहीं दी गई थी, है ना, तब भाई क्या करोगे जब खाना पीना है नहीं, शस्त्र तुम्हारे पास है नहीं। अभी भी सैनिक ये बोलता कि हमें खाना ना दो, लेकिन हमें शस्त्र जरूर दो। शस्त्रों की कमी नहीं होनी चाहिए, खाना दो या ना दो। यही इनके साथ हो गया था कि ना इनके पास शस्त्र बचे थे, ना इनके पेट में भोजन था, ना इनके पेट में भोजन था, और ना इनके घोड़े के पेट में भोजन था। ऐसा बोला जाता है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। अगर आप इतिहास को पढ़ोगे बहुत अच्छे से, तो आप ये सारे फैक्ट आपके सामने आ जाएंगे। ह्यूरोज ने इनको मारने के बाद यही कहा था कि भारत के मैदान में 1857 के विद्रोह में एकमात्र मर्द है, और वो लक्ष्मीबाई है, ठीक है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वो है हमारे संबंधित मत, संबंधित मत और मत देने वाला, मत देने वाली। अब ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था हमारे बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली ने, डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, डिज़रायली ने। पूर्णतया सिपाही विद्रोह, पूर्णतया सिपाही विद्रोह, पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा, लॉरेंस एवं शीले, लॉरेंस एवं शीले। पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा था इसको, लॉरेंस एवं शीले। तो तीन फैक्ट आपके ये हैं कि जो मत दिए गए थे 1857 की क्रांति से संबंधित, जब 1857 की क्रांति हो गई
हमारे अंग्रेजों ने दमन कर दिया भारतीय सैनिकों का, तो उसके बाद बहुत सारे जो हमारे इतिहासकार थे, बहुत सारे जो हमारे आगे चलकर इससे कुछ सीख कर क्रांतिकारी बने, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए जो आपके अलग अलग एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर। इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिसरायली ने। इसको पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो पूर्णतया सिपाही विद्रोह इसको कहा था लॉरेंस एवं शीले ने। सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? एक ऐसा भी व्यक्ति था जिन्होंने इसे सभ्यता के बीच युद्ध कहा था, तो वो थे हमारे जे.आर. होम्स। जे.आर. होम्स इसको सभ्यता के बीच युद्ध कहा था जे.आर. होम्स। पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था लॉरेंस एवं शीले ने। और ईसाइयों के विरुद्ध, इसी में क्वेश्चन आता है, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? इसको ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? तो हमारे एल.आर. रीज थे। इन्होंने इसे ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध माना था। तो 4 से 5 आपके मत आपके सामने हैं। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर वही है विनायक दामोदर सावरकर। इनका इतिहास भी हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने अंडमान निकोबार की जेल की दीवारों के भारत में इतिहास को लिख दिया था। ये ऐसे लेखक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंडमान निकोबार की जेल, जिसको हम लोग काला पानी जिस सजा बोलते हैं, काला पानी है ना, उसमें भी इन्होंने उसकी दीवारों पे इन्होंने भारत के इतिहास को लिखा था। ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिसरायली ये भी एक क्रांतिकारी था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से था। पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा था? पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा था इसको? तो लॉरेंस एवं शीले। सभ्यता के बीच युद्ध जे.आर. होम्स और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध इसको एल.आर. रीज ने कहा था। तो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा? रिपीट करो, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बीडी सावरकर, राष्ट्रीय विद्रोह डिसरायली, सभ्यता के बीच विरुद्ध तो जे.आर. होम्स और ईसाइयों के बीच विरुद्ध तो एल.आर. रीज। और इसमें पूर्णतया सिपाही विद्रोह लॉरेंस एवं शीले। क्या हो गया? उससे संबंधित मत जो 1857 की क्रांति है उससे संबंधित मतों को हमने पढ़ लिया था। अब उससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जैसे 1857 की क्रांति के संबंधित जो पुस्तकें हैं वो एक तरफ आप डालो पुस्तकें, एक तरफ नाम या लेखक। तो 1857 में 1857 नाम की पुस्तक किसने लिखी थी भाई? तो एम.एस. सेन ने 1857 एक नाम की पुस्तक लिखी थी। एक दूसरी पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। इसको हमारे अशोक मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 को लिखा था अशोक मेहता ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लिखा था हमारे बीडी सावरकर ने। एक इसमें चौथी पुस्तक है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। 4 पुस्तकें हैं हमारी। 4 पुस्तकें, एक तो 1857 नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? एम.एस. सेन। उसके बाद द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। रिवॉल्ट ऑफ 1857 यह पुस्तक किसने लिखी थी? आर.सी. मजूमदार। तो ये 4 से 5 पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है कि 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके सामने 1857 एम.एस. सेन। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? वीडी सावरकर ने।
द रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। ठीक है, तो ये सारी कुछ पुस्तकें हो गई और उससे संबंधित लेखक हो गए। कुछ मत हमने आपको बताए थे, मत से संबंधित मत देने वाले हो गए। और उसके बाद हमारा जो 1857 का जो पूरा ब्रीफ डाटा था वो हमने आपको दे दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन ये बताना है कि 1857 की क्रांति के बाद एक 1858 का हमने आपको चार्टर पढ़ाया था। जब हम फर्स्ट क्लास हमारी इंडियन पॉलिटी की चल रही थी, फर्स्ट या सेकंड, जिसमें हम लोगों ने चार्टर सारे डिस्कस किए हैं, उसमें हमने आपको एक चार्टर बताया था 1858 का चार्टर। वो 1858 का चार्टर अभी आएगा। तो जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जब क्रांति अपनी आखिरी स्टेज में थी, लास्ट स्टेज में थी, तो उसमें 1858 का एक चार्टर आया था। 1858 का एक चार्टर आया था। तो 1858 के चार्टर के बाद ही 1857 की क्रांति को खत्म किया गया था। इस चार्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये बताई गई थी कि सबसे पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म हुआ। अधिकार खत्म करके मतलब अब सिर्फ व्यापारिक अधिकार था, बाकी अधिकार प्रशासनिक नहीं बचा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म करके राजा के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन राजा के हाथों में चला गया। यह इसका रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट क्या था? भारत से मुगलों का खात्मा हुआ। भारत से मुगलों का खात्मा हुआ। ठीक है, तो ये दो चीजें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ठीक है, अब अच्छा इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, चार्टर बता दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से कब खत्म हुई थी। ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो 1858 का जो चार्टर था उसमें भारत से मुगलों का भी खात्मा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं रिवीजन के तौर पर कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति संबंधित कुछ तथ्य हैं। इसका प्रतीक क्या था आपको बताना है। इसका प्रतीक क्या था? दिल्ली में कब से शुरू हुई? दिल्ली में यह कब शुरू हुई? दिल्ली में समय बताओ, किस दिन शुरू हुई थी? ठीक है, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था और राजा कौन था? और उसके समय दिल्ली में अंग्रेज कौन था? ठीक है, इसके बाद आपको आना है कानपुर। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था और अंग्रेज कौन था? इसके बाद आपको आना है लखनऊ। लखनऊ में कौन था, अंग्रेज कौन था? ठीक है, इसके बाद आपको आना है इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में किस भारतीय ने किया था? उसके और आना है आपको जगदीशपुर। जगदीशपुर हमारा बिहार में है, जगदीशपुर। ठीक है, तो देखो प्रतीक, अगर आप प्रतीक की बात करोगे तो प्रतीक था हमारा कमल और रोटी। 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था भाई? कमल और रोटी। ठीक है, दिल्ली में क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। दिल्ली में क्रांति शुरू 10 मई 1857 को। क्रांति की औपचारिक घोषणा की गई थी 29 मार्च 1857 को। क्रांति के लिए 9 मार्च या 10 मार्च को ही इन्होंने शुरू कर घोषणा कर दी थी मंगल पांडे ने कि क्रांति होगी। 29 मार्च को 10 मार्च को घोषणा की, 29 मार्च को औपचारिक शुरुआत की अपने ह्यूशन को मारकर। ह्यूशन याद रखना, ह्यूशन को मारकर इन्होंने शुरुआत की थी। दिल्ली में 10 मई 1857 को ही शुरुआत हो गई। जब अच्छा शुरुआत हुई क्यों थी? ये कारण क्या था? कारण याद रखना, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस। जो कारतूस में होते थे उस समय गाय और सुअर की चर्बी हटाकर उनको यूज किया जाता था। तो ये एक धार्मिक मान्यता भी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक मान्यता क्या था, तो ये बताओ कि 1857 का क्रांति का क्या कारण था? तो ये एक धार्मिक कारण था कि सुअर और गाय की चर्बी से लगे कारतूसों को अपने मुंह से हटाना पड़ता था। तो सुअर की वजह से हमारे कुछ व्यक्ति
विचलित हुए और गाय की वजह से भी कुछ व्यक्ति विचलित हुए, कुछ धार्मिक लोग, तो उस तरह से ये धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाने वाली थी। तो भाई दिल्ली में नेतृत्व किया किसने था? बख्त खां ने। बख्त खां ने नेतृत्व किया था और ये किसके अंडर काम कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर के अंतर्गत काम कर रहे थे। इस समय अंग्रेज कौन था भाई? दिल्ली में अंग्रेज कौन था? हडसन। हडसन, और इसके साथ साथ एक और भी था, निकोलस। वैसे हडसन मेन था, निकोलस इसका पीछे से काम कर रहा था। हडसन और निकोलस दोनों थे, ठीक है। इसके बाद हम कानपुर की अगर बात करें, कानपुर में वहां था कैंपबेल, अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल था, कैंपबेल, और भारत की तरफ से नाना साहब, नाना साहब, कैंपबेल और नाना साहब। नाना साहब ने कैंपबेल का सामना किया था, बाद में नाना साहब ने क्या उनको समर्पण करके चले गए थे। लखनऊ में क्या किया था भाई? कैंपबेल और लॉरेंस। अंग्रेज कौन थे भाई? कैंपबेल और लॉरेंस। और लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, याद रखना, लखनऊ में 4 जून को शुरू हुई थी, कानपुर में 5 जून को शुरू हुई, ठीक है। लखनऊ में मार्च 1858 को समाप्त हुआ और कानपुर में दिसंबर 1857 को, ठीक है। 3 महीना पहले ही कानपुर में समर्पण कर दिया था। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद में लियाकत अली साहब थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, ठीक है। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, लियाकत अली, ठीक है। लियाकत अली थे। और इसमें अंग्रेज कौन था भाई? लिख लेना, कर्नल नील। कर्नल नील, कर्नल नील किसके सामने थे भाई? लियाकत अली के। तो ये एक तरह का हम लोगों को ब्रीफ नॉलेज हो गया। 1857 की क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एमएस सेन ने। म्यूटिनी ऑफ 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी? तो आरसी मजूमदार ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वीडी सावरकर ने। तो ये आज हम लोगों को हो गया 1857 की क्रांति का पूरा ब्रीफ नॉलेज। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। इसके जो हमने फैक्ट बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रहें। और भाई चैनल को देखते रहें और लाइक जरूर करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं।